हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का वर्किंग रूल क्या होता है, एंड एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन देखे थे जिससे कि आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड आपको समझ में आ जाए। ओके, तो इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट है ऑडी का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपको समझना जरूरी है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग करते वैसे ही है। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर हम यहाँ बात करें कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस के स्क्वायर इंटू एफ एक्स बराबर 0। अगर कोई ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड एक और मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ एफ एक्स कमा वाई इंटू डी एक्स प्लस के स्क्वायर इंटू एफ एक्स या एक्स कमा वाई ये रहे, कोई बात नहीं है। एक मेरा ए डिफरेंशियल इक्वेशन है और दोनों में डेल डेल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा पार्शियली डेरिवेटिव जो यहाँ पे लगा हुआ है डेल अपॉन डेल एक्स। लेकिन फिर भी इस इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब कैसे कहेंगे वो देखते हैं। देखो, ये आपको आगे जो नेक्स्ट इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो उसमें आएगा, वो भी कैसा फॉर्म में रहेगा वो हम बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे कहेंगे। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस भी डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो यहाँ पे जो भी फंक्शन है, मेरा फंक्शन क्या है एफ एक्स है। मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले, इसका फर्स्ट में मान लेता हूँ, ये मेरा क्या है सेकेंड है। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है क्या एफ एक्स है, एंड एफ एक्स को मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो इस इक्वेशन में आप जितना भी वेरिएबल देख सकते हैं उसमें वेरिएबल सिर्फ वन ही है। वैसे वेरिएबल तो एफ एक्स भी है एंड एक्स भी है, कोई एक फंक्शन वेरिएबल होता है एंड कोई एक टर्म वेरिएबल होता है। फिर भी अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो ओनली क्या है एक्स है। ओके, हमें कैसे पता चला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है? देखो, जब भी डेरिवेटिव वाले टर्म की बात करें एक सिंपल वे में डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। तो जब भी डेरिवेटिव वाले टर्म में अगर हम लोग नोमिनेटर की बात करें तो नोमिनेटर में जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, एंड एक्स यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जेड हमारा किसका है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। जेड किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी हम लोग डेरिवेटिव की बात करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर वाले टर्म में जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में ओनली वन टर्म है, ओनली वन वेरिएबल है, इसलिए इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। फिर भी ये मेरा एक पार्शियल डेरिवेटिव होने के बावजूद भी इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो भी कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? एक्स है। ओके, लेकिन बात करते हैं हम लोग सेकेंड वाला में। तो मैं यहाँ से फिर से मैं लिख देता हूँ डेल एफ एक्स कमा वाई इंटू डेल एक्स है प्लस के स्क्वायर इंटू एफ एक्स कमा वाई बराबर 0 है। तो जब भी अगर हमारा कोई पीडी दिया रहेगा, ये भी हमारा क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव वाले टर्म है ओनली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया, वो है मेरा एक्स। एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है एक्स है एंड एक वाई है। ओके, तो यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई, जो मैंने माना है कि यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ना कि ऑर्डिनरी। लेकिन इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, फिर भी इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बनाएंगे। ओके, कैसे हमने समझा कि इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पार्शियली डेरिवेटिव है, लेकिन फिर भी इसमें अगर बात करें तो इसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इसकी बात करें, यहाँ भी डेरिवेटिव वाला टर्म एक ही है और एक से ही मैंने डिफरेंशिएट किया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स कमा वाई, इस फंक्शन है, इसमें एक्स एंड वाई दोनों अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ओके,
इसका हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे बनाते वैसे बनाएंगे, लेकिन इसको बनाने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे बनाते वैसे बनाते। लेकिन अगर इसमें भी अगर एक कंडीशन दे दिया जाए, देखो पहले तो आप यहाँ पे समझ गया कि एक्स एंड वाई दोनों को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना, चाहे यहाँ पे एक ही वेरिएबल से काहे नहीं डिफरेंशिएट किया गया हो, लेकिन इस इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन दे दिया जाए कि यहाँ पे वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एक्स यहाँ पे ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आकर आप चेक कर सकते हैं कि y को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया, तो एज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको हम लोग ODE कह सकते हैं। यहाँ अगर कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाए तो इसको हम लोग ODE कह सकते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ओके। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, PD की बात करें, तो इसमें मोर देन 2 डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, सॉरी मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट था जो आपको आगे समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या आता है मैं आपको बता ही देता हूँ कि जैसे अगर बात करें, अगर x डैश अपॉन x है माइनस k इंटू एक्स बराबर 0 है, तो इस इक्वेशन की बात करें, अगर आप उस नहीं दिखने में बनना है तो मैं ऐसे इससे लिख देता हूँ, माइनस k इंटू एक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ऐसा चीज़ आपने पहले भी वीडियो में देखा है, एक्स डैश बोले तो पार्शियली डिफरेंशिएट किया मैंने एक्स को कैपिटल एक्स किया है, फंक्शन ऑफ एक्स की बात करें, फंक्शन ऑफ ओनली स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स ओनली है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ भी लिख सकते हैं, ओके। फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया स्मॉल एक्स से, तो एक्स डैश का मतलब हो गया कि मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया कैपिटल एक्स क्या है जो फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है, जिसे हम लोग एफ भी लिख सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में मैंने किया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया। तो इस टर्म को हम लोग सपोज इसको मैं हटा देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। तो एक्स डैश को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस के इंटू कैपिटल एक्स बराबर 0। तो इस इक्वेशन को आप देखिए, इस इक्वेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, एक्स है, एक्स के अंदर भी ओनली वन वेरिएबल है, एक्स ही है। और क्या मैंने किसके रेस्पेक्ट में भी किया, एक्स के रेस्पेक्ट में भी मैंने किया है। तो इस पूरे इक्वेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि इसको पार्शियल डेरिवेटिव होने के बावजूद भी इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो वो आपको आएगा आगे कॉन्सेप्ट में बता दूंगा कि यही मैं समझा रहा था, ओके। तो ना अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि यूज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगाते हैं वैसे ही करेंगे। स्टेप 1 में सोल्यूशन को एज्यूम करेंगे, सोल्यूशन हम लोग क्या मानकर चलते हैं, यहाँ पे u है, u किस पर डिपेंड कर रहा है, x है एंड y पर है, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग इसको PD बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो u यहाँ पे किसका फंक्शन, x एंड y का फंक्शन। सोल्यूशन हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, कैपिटल X इंटू कैपिटल Y एज्यूम करते हैं। जो आपको पता हुआ कि कैपिटल X क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली है, जैसे एग्जाम्पल इसको एफ भी कह सकते हैं। और फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली, इसका मतलब जैसे कि अगर कोई x² + 2x + 3 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ओनली वन वेरिएबल है, ओनली x ही है। अगर x² - xy + 3 रहता तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ x नहीं कहते, क्योंकि इसमें x एंड y दोनों है, ओके। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। एंड y की भी बात करें तो y भी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली है, यानी इसको हम लोग fy भी कह सकते हैं, ओके। एंड शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल y एंड x इज द फंक्शन ऑफ, इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x, ओके। f की जगह पर मैंने क्या लिखा है, x लिखा है, कोई बात नहीं। दूसरा बात हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पे किसका मान जरूरत है, del टू u अपॉन del x² की ज़रूरत है एंड del u अपॉन del y की ज़रूरत है। तो हम लोग इसका मान एंड इसका मान निकालते हैं, कहाँ से निकालेंगे, ये जो सोल्यूशन मैंने एज्यूम किया इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो इस इक्वेशन से हम लोग इसका मान है, इसका 1 मान निकालेंगे। तो यहाँ पे u को मैंने x के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया, वो भी कितना, 2 बार। तो यहाँ से इस इक्वेशन को और डिफरेंशिएट इक्वेशन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली PRF समझिए, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल x। इसको करेंगे तो देखो यहाँ x एंड y एज्यूम करने का यही मकसद होता है, एफ एक्स और
एफ वाई और एफ एक्स ना लिखकर, क्योंकि आपको इजीली समझ में आएगा कि अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे तो वहाँ वाई कांस्टेंट है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करे तो वाई कांस्टेंट है, और एक्स को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा वाई इंटू एक्स, एक बार किया मैंने एक्स डैश हो गया। लेकिन हमें कितना बार करना है, 2 बार करना है, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक बार मैं करूँगा तो एक बार वाई निकल जाएंगे, फिर इसका मैं करूँगा तो एक्स डबल डैश हो जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से आता होगा, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। ओके, नाउ अगर हम सेकेंड की बात करें, अब हम बात करें तो फर्स्ट मेरा निकल गया। अब डेल अपॉन डेल यू की बात करें, डेल यू अपॉन डेल वाई की बात करें, तो फिर हम लोग क्या करें, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें पुट करना होता है। तो इस इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू को मैंने वाई के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और डेल वाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कैपिटल वाई है जो फंक्शन ऑफ ओनली स्मॉल वाई है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया वाई के रेस्पेक्ट में तो वाई डैश। ओके, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकल गया एक्स वाई डैश। नाउ अब मेरा काम क्या होता है, स्टेप थ्री में हम लोग अब जो भी मान मैंने निकाला है उसको गिवन पीडी में पुट कर देते हैं। स्टेप 3 पुट कर देते हैं गिवन पीडी में, गिवन पीडी। तो गिवन पीडी मेरा क्या था, यही जो मेरा इक्वेशन था, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इक्वल का साइन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 2 इंटू यू। पुट करते हैं, देखो एक एक टर्म में मालूम है, इसका भी मान मालूम है, इसको हम सही से लिखते हैं एक्स डबल डैश, पहले लिखते हैं एक्स डबल डैश इंटू वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स वाई डैश प्लस यू का भी मान हमें मालूम है, यू मैंने सोल्यूशन ये जूम किया, यू का मान एक्स इंटू वाई। ओके, एक्स इंटू वाई। अब नाउ हमें पता है कि इस जगह पे हमें वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल को सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से एक्स एंड वाई का मान निकालना पड़ता है। एक्स और वाई का मान हमें क्यों निकालना पड़ता है, आपको पता होगा, मैंने बहुत बार भी कहा है कि हमें सोल्यूशन जो मैंने एज्यूम किया है तो उसमें क्या है, एक्स एंड वाई मेरा सोल्यूशन है, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें एक्स कैपिटल एक्स है एंड कैपिटल वाई का मान हमें पता होना चाहिए, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि मैंने एज्यूम ही किया सोल्यूशन एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो जो एक्स एंड वाई का मान निकालते हैं कुछ यहाँ से निकालते हैं, यहाँ निकालने के लिए हमें वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। और सेपरेट करने का मैंने एक तरीका बताया कि एक्स एंड वाई से सीधा करो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से डिवाइड कर दो सभी टर्म में, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक नहीं हो जाते हैं। ओके, आपको इजी वे में मैंने बताता हूँ कि जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएंगे। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो अगर यहाँ बात करें तो वाई से वाई कैंसिल, तो बच गया एक्स डैश अपॉन एक्स बराबर वाई डैश अपॉन वाई प्लस 2 हो गया। ओके, ना अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा कि इसके बाद एक्स और वाई का मान निकालने के लिए दोनों एक दूसरे के बराबर है, जिसका मान मैं के एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था, बस वही समझाना था, अदरवाइज सब सेम प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर एक बार इसको करते हैं, एक्स डैश अपॉन एक्स बराबर के करते हैं, एंड यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालते हैं, एंड वाई डैश अपॉन वाई करते हैं प्लस 2, और यहाँ से हम लोग वाई का मान निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को आप देखिए, इस इक्वेशन को लिखेंगे तो एक्स डबल डैश बराबर के इंटू एक्स है, जहाँ पे फिर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ एक्स डबल डैश है बोले तो 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया, और एक्स हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है। ओके, यहाँ एफ एक्स का मान एफ एक्स भी कह सकते हैं। ओके, देखो एक्स का मान एफ एक्स कहने का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ओके, इसको अगर हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, मतलब कि कुछ ऐसा होगा। ओके, जहाँ पे एक्स बराबर कुछ इस तरीके के टर्म रहा होगा जो यहाँ पे है, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो कुछ ऐसा होता होगा, आपको इमेजिन होता होगा। ओके, तो नाउ यहाँ पे एक्स डबल डैश माइनस के इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो एक इस इक्वेशन को अच्छा से देखिएगा, यहीं पे आपको समझाने का मेन मोटिव था, एंड वीवीआई क्वेश्चन भी बनता है, आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो वाई डैश अपॉन वाई, उसके बाद के माइनस टू हो जाएंगे, एंड इस इक्वेशन से हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स और वाई का वैल्यू क्यों निकालते हैं, हमें कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सोल्यूशन मैंने एज्यूम कर रखा है एक्स एंड वाई के टर्म में, तो एक्स एंड वाई का मान निकालते हैं। यहाँ से हम लोग निकालते कैसे वो देखते हैं, जो मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कहा था कि जो कॉन्सेप्ट आते हैं यहीं से आते हैं। देखो बहुत ईजी है, आप समझ जाइएगा, मैं आशा करता हूँ कि मैं अच्छा से आपको समझा सकूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स डबल डैश माइनस के एक्स बराबर 0 है,
तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो भी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर का, चाहे जो भी इक्वेशन हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो यहाँ से हम लोग जब भी अगर देखो मैं फिर आपको बता देता हूँ, अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स है माइनस के इंटू एक्स है, मैं लिख देता के इंटू जेड है बराबर 0, जेड के जगह मैंने एक्स लिखा है। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते तो वहाँ से हम लोग किसका मान निकालते हैं, जेड का मान निकालते हैं। ओके, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल का मान निकालता हूँ, मैं हमेशा बताते आता हूँ। तो यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग डबल डैश है, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट किया है, किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस के इंटू एक्स बराबर 0। तो अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा तो आप ध्यान से देखिए, ये मेरा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा, एज ए पार्शियल ये है, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर टर्म की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो ओनली एक्स है पूरे इक्वेशन में। देखिए एक्स की अगर बात करें तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ ओनली स्मॉल एक्स है, ओनली एक्स है। इसका मतलब क्या है कि x के अंदर ओनली x वाला टर्म है, जो मैंने एग्जांपल से भी बताया था, जैसे कि x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओनली x वाला टर्म है, y कहीं से भी नहीं आएगा। ओके, तो इसका मान भी स्मॉल x वाले टर्म है, ये तो स्मॉल x है ही, एंड के एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो पूरे टर्म में, इस पूरे इक्वेशन में बात करें तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी कौन है, x है। ओके, अब देखो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर कह दूँ कि डेल 2u अपॉन डेल एक्स है माइनस डेल यू के यू है बराबर 0 है, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, एक कंडीशन दे दूँ कि u हमारा फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों है, ओके, और एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। भले मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, लेकिन यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, क्योंकि u किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है। u एक्स एंड वाई दोनों का फंक्शन है, और एक्स एंड वाई इस इक्वेशन में दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो एक्स, यहाँ u था, यहाँ पे x है, u यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों का वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे x ओनली स्मॉल x का है। स्मॉल x बोले तो फंक्शन ऑफ ओनली स्मॉल x का है। तो इस पूरे टर्म में ओनली x ही है जो वेरिएबल है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। ओके, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बनाएंगे। एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने पढ़ रखा है। क्या करेंगे, जब भी हम लोग देखो यहाँ सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, उसके बाद लीनियर भी है, क्योंकि इसका पावर हमारा क्या है, 1 है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको बनाने का तरीका होता है क्या, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसका मान है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है, जो डेरिवेटिव वाले टर्म में अगर नोमिनेटर में रहता है उसी का मान निकालते थे। यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स का मान जब भी अगर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आता है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, तो इसका मान सी एफ प्लस पी आई देता है। ओके, सी एफ और पी आई मान हमें निकालना पड़ता है। एक्स का मान क्या निकालना पड़ता है, सी एफ और पी आई। एंड हमें आपको पता होगा सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो मैं पहले पी आई की बात करूँ तो पी आई बराबर होता है आर एच एस अपॉन एफ डी वाले टर्म होते हैं। ओके, तो आर एच एस अगर इसी इक्वेशन को सोल्व करें तो आर एच एस में क्या है मेरा, देखो ई एल एच एस है, आर एच एस 0 बटा एफ डी जो भी टर्म हो क्या होता है वो मैं बताऊंगा, चाहे आई होप आप जानते भी हो गए। तो पी आई का मान तो यहाँ पे तो 0 हो गया। ओके, तो पी आई बराबर 0 हो गया। ना अगर हम सी एफ की बात करें, सी एफ निकालने के लिए, फॉर सी एफ निकालने के लिए हम लोग एल एच एस वाले टर्म देखते हैं। तो एल एच एस में अगर इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में एल एच एस क्या है, डेल टू एक्स अपॉन स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट मैंने डिफरेंशिएट किया, माइनस के इंटू कैपिटल एक्स बराबर, बस इतना ही, 0 मैंने छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ से सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने में एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेने तो डेल टू इंटू डेल एक्स स्क्वायर होंगे, माइनस के एक्स मैंने कॉमन लिया। ओके, तो इस वाले टर्म को हम लोग एफ डी कहते हैं, बट उतना नहीं जाना है हमको, हमें सी एफ निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन का हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। तो एक्सिलरी इक्वेशन में आपको एक टर्म लिखना पड़ेगा। देखो डेल अपॉन डेल एक्स है तो इसको हम लोग एम मानेंगे, एंड डेल टू सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है तो इसको हम लोग एम स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर तो एम, सेकेंड ऑर्डर एम स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस के बराबर 0 हो जाएगा। 0 के बराबर कर देते, एम स्क्वायर माइनस के हो गया, इसके बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ से हम लोग एम का मान निकालेंगे। ओके, आई होप आपको ये पता होगा कि कैसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। एम का मान यहाँ अगर बात करें तो एम का मान हो जाएगा, और उसको मैं उस तरह एम स्क्वायर के हो जाएगा, और इसको मैं बात करूँ तो एक
प्लस माइनस रूट अंदर के हो जाएगा, जहाँ m का मान हो जाएगा माइनस रूट अंदर के और एक हो जाएगा प्लस रूट अंदर के। नाउ अब यहाँ से हम लोग CF का मान लिखते हैं। एंड चूँकि ये मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग CF लिखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर m का मान अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा हो, या आई बीटा ये मेरा रियल नंबर है, ये मेरा इमेजनरी नंबर या इमेजनरी नंबर है। टोटल की बात करें तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, जिसमें एक रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है। बी हमारा क्या है, इमेजनरी पार्ट वाला मान रहेगा। जब कुछ इस तरीके से रहेगा तो CF बराबर हम लोग लिखते हैं e के पावर अल्फ़ा एक्स, e के पावर वाला अल्फ़ा इंटू एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। चलो मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करूँगा, मैं इसके बादे बना देता हूँ। तो मैं एक फार्मूला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी बात करते हैं, अगर m बराबर अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा है, तो इसका CF निकलने का तरीका होता है, क्या होता है, e के पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ओके, ये हो गया मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा m का मान क्या आया है, सेम उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। m बराबर मेरा आया है एक प्लस रूट अंदर के इंटू एक, सॉरी इंटू नहीं, एंड एक आया है माइनस रूट अंदर के। तो मैं फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m बराबर रूट अंदर के, ये मेरा एक रियल पार्ट है, प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आई आयोटा आई, और बीटा का मान नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ओके, उसी तरह से माइनस रूट अंदर के प्लस माइनस आई इंटू जीरो। ओके, तो इसको हम लोग इस फार्मूला पर सजाएंगे तो CF बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर, इसके लिए लिखता हूँ मैं, इसके लिए लिखूँगा क्या हो जाएगा, e के पावर, ये मेरा अल्फ़ा हो जाएंगे, ये मेरा बीटा हो जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा रूट अंदर के इंटू एक्स C1 कॉस बीटा का मान जीरो इंटू एक्स प्लस C2 साइन जीरो इंटू एक्स प्लस, अब इसके लिए मैं लिखूँगा तो ये मेरा अल्फ़ा हो जाएंगे, बीटा का मान यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से बस रूट अंदर यहाँ पे प्लस के है तो यहाँ पे माइनस के आ जाएंगे, तो e के पावर माइनस रूट अंदर के, ओके, अल्फ़ा इंटू एक्स एक्स हो जाएंगे C1 कॉस बीटा एक्स। तो अब C1 C2 यहाँ पे मान लेते, इसको मान लेते C3 कॉस बीटा एक्स, बीटा का मान कितना है, जीरो है, ओके, प्लस C4 साइन जीरो एक्स। ओके, ये सब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक क्या भूल ना जाए इसलिए मैं बताता हूँ, अच्छे से बता दे रहा हूँ, ओके, कि आपको याद भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट के इंटू एक्स हो जाएंगे, कॉस जीरो मान 1, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो कॉस क्या C1 इंटू 1 हो जाएंगे, प्लस अगर इसकी बात करें तो e के पावर माइनस रूट अंदर के इंटू एक्स हो जाएगा, कॉस जीरो 1 तो C3 आ जाएंगे, एंड C4 तो जीरो ही हो जाएंगे। तो CF मेरा आ गया, इसको C1 और C2 में कर देता हूँ क्योंकि दो ही कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएंगे, e के पावर C1 में पहले e के पावर k इंटू एक्स प्लस, इसको मैं C2 में बोल देता हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कहने में अच्छा लगता है, e के पावर माइनस के इंटू एक्स। तो ये मेरा CF निकल गया। एंड नाउ PI मेरा क्या है, जीरो है, PI मैंने क्या निकाला, जीरो हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएंगे, हमें पता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करिए या फिर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या CF एंड PI का वैल्यू निकालना पड़ता है x बराबर। तो आपने देखा कि मैंने PI कैसे निकाला, फर्स्ट PI है एंड सेकेंड CF है। PI का मान RHS अपॉन FD इसी को बोलते हैं, ओके, ई वाला टर्म को ही बोलते हैं। तो RHS मेरा क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो था, तो जीरो बटा समथिंग कुछ भी से डिवाइड करो, जीरो में जीरो ही आते हैं। नाउ CF निकाला, CF हम लोग निकालने के लिए क्या करें, RHS LHS वाले टर्म लिए, तो LHS वाले में क्या था, ए वाला टर्म था मेरा, ओके, तो वहाँ से मैंने लिया, यहाँ पे x मैंने कॉमन लिया, कुछ इस तरीके से है। और इसको मैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स को m मानते हैं, तो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या m स्क्वायर कहेंगे, तो m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टू जीरो होगा। यहाँ से हम लोग के m का मान निकालते हैं, तो m का मान कुछ यहाँ ऐसे आ गया, और m का मान, ये मेरा रियल पार्ट है, अगर सपोज m का मान अगर 4 आता तो हम लोग ऐसे भी मान लेते m बराबर 4 प्लस माइनस इमेजिनरी वाले पार्ट तो है नहीं, तो i इंटू जीरो मान लेता, और यहाँ से CF लिखता था, क्या होता है, e के पावर 4x अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉस जीरो एक्स प्लस C2 साइन जीरो एक्स। ओके, उस तरह यहाँ से 4 की जगह पर क्या था, माइनस रूट अंदर के और प्लस रूट अंदर के होगा। ओके, सिंपल सा था। नाउ तो मैंने यहाँ से CF निकाला एंड PI जीरो होता है, तो नाउ अगर हम x के मान कर CF प्लस PI, x क्या होता है, CF प्लस PI, तो x पावर CF कितना हो जाएगा, C1 e के पावर रूट अंदर के इंटू एक्स। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट कॉन्सेप्ट ईजी है, जो मैंने बता दिया था
ओके, बता ही दिया हूँ कि बहुत ईजी है और कुछ है नहीं। तो मेरा x का मान निकल गया और हमें अब किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अगर हम लोग सोल्यूशन निकालते तो सोल्यूशन मैंने पहले से एज्यूम कर रखा है x एंड y का मान निकालना। तो x का मान निकल गया, y का मान निकालना है। तो हम लोग ये कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे, यहीं से तो शुरू हो रहा है सब। तो x का मान यहाँ से निकल गया। अब हम लोग y की बात करें, ओके, तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन ये भी है, वाई डैश अपॉन वाई बराबर k-2 है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप और जैसे मैंने अभी बनाया उसी तरह से आप बना सकते हैं, बट उतना करने की ज़रूरत है नहीं। ये एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको भी आप ओडी की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश है, वाई डैश बोले तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया है पार्शियली y को विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल y, एंड y किसका फंक्शन है, स्मॉल y का फंक्शन है। तो इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ओनली अगर इसको सोल्व करना है हमें, तो पूरे इक्वेशन में ओनली y ही एक ऐसा y वेरिएबल है जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओनली y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको भी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बना सकते हैं। नहीं तो अगर सिंपली अगर इसको y का मान निकल रहा है तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो मैंने पहले भी इससे पिछले वाले लेक्चर में भी जो मैं क्वेश्चन बना रहा था तो उसमें किया था। सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो के मैंने देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए मैंने डी वाई लिखा, इंटू 2 इंटू डी वाई हो गया। और इंटीग्रेट मैंने करूँगा तो सिंपली मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी अगर कोई इंटीग्रेट करने की बारी आती है और ऊपर मेरा एफ डैश एक्स है और नीचे मेरा एफ एक्स है, मतलब जो फंक्शन नीचे है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट में कर रहा, तो इसका मान होता है लॉग एफ एक्स। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मेरा y कोई फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका मतलब कि log y मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log y हो जाएगा, इंटू k-2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें y का मान निकालना है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐसा मान लिखेंगे जिससे कि y का मान आसानी से निकल जाए। तो C1 C2 मैंने पिछले क्वेश्चन में था, इसमें C3 में मान लेता हूँ। ठीक है, C1 C2 मैंने जब x का मान सॉल्व करा था उसमें माना था, इसमें C3 में मान लेता। ओके, कांस्टेंट ही है, कोई बात नहीं। ओके, इसको मैं इस तरफ से लाऊंगा तो आसानी से y का मान निकल जाएंगे, माइनस लॉग C3 बराबर k-2 इंटू स्मॉल वाई है। ओके, ये मेरा कैपिटल y है, ये मेरा स्मॉल y है, dy था इसलिए स्मॉल y आया। यहाँ लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग a बाई बी होता है, लॉग y बाई C3 हो जाएगा बराबर k-2 इंटू वाई हो जाएगा। एंड मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब लॉग a बराबर x रहेगा तो a का मान हो जाएगा e के पावर x। ओके, a का मान ये लॉग हटता है तो इधर e के पावर जो भी इधर टर्म रहता है वो पावर में चला जाता है। तो उसी तरह से अगर लॉग यहाँ से हटाएंगे तो y बाई C3 का मान हो जाएगा, जो भी इधर टर्म है वो e के पावर में चले जाएगा, तो k-2 इंटू वाई हो जाएंगे, तो y का मान हो जाएगा मेरा C3 इंटू e के पावर k-2 इंटू वाई। ओके, तो x का मान भी हमें पता चल गया, y का मान भी, x का मान मैंने क्या था यहाँ पे था, x का मान C1 e के पावर रूट अंदर k इंटू एक्स प्लस C2 e के पावर माइनस रूट अंदर k इंटू एक्स। तो x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया। तो नाउ मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, मैंने सोल्यूशन एज्यूम पहले ही कर रखा है x एंड y, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा सोल्यूशन हो जाएगा नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन u बराबर क्या हो जाएगा x इंटू वाई, एंड u किसका फंक्शन है, स्मॉल x एंड स्मॉल y का फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं x का मान C1 e के पावर रूट अंदर x रूट अंदर k इंटू एक्स प्लस C2 e के पावर माइनस रूट अंदर k इंटू एक्स हो गया, इंटू स्मॉल कैपिटल x ओनली स्मॉल x का फंक्शन था। आप इसमें देख सकते हैं कि ओनली स्मॉल x ही वेरिएबल है, ओनली स्मॉल x वेरिएबल है, एंड y का मान क्या है C3 e के पावर k-2 इंटू वाई। ओके, तो u बराबर मेरा ये कुछ आंसर आ गए। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे आपको समझना था वो मैंने वहाँ अच्छे से समझा चुका हूँ। देखो कहीं अगर आपको यहाँ डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट करने से आ जाते हैं। नहीं तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं कि जो मैंने पिछले लेक्चर में पिछले ही एक्स का मान जब निकाल रहा था तो वहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बनाया, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या था मेरा, वाई डैश अपॉन वाई बराबर k-2 था, तो वाई डैश करूँगा तो क्या हो जाएगा k-2 इंटू वाई हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई को मैंने डिफरेंशिएट किया बराबर k-2 इंटू वाई। इसको मैं इस तरफ ला दूँगी, कैपिटल वाई है तो डेल वाई अपॉन स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट माइनस k-2
इंटू स्मॉल वाई बराबर 0 हो जाएंगे। तो अब हमें जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करती है, मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि पूरे इक्वेशन में ओनली वाई ही हमारा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वाई के अंदर भी हमारा स्मॉल वाई वाले टर्म है, एक्स वाले तो टर्म है ही नहीं, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बनाएंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बना रहे तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पी आई और सी एफ का मान निकलता है, सी एफ और पी आई का मान निकलते हैं वाई का मान निकालने के लिए। तो पी आई तो जीरो, आर एच एस टर्म जीरो, तो इसका मान जीरो ही हो जाएगा। सी एफ की बात करें तो सी एफ हम लोग कैसे निकालेंगे, एल एच एस वाले टर्म चलते हैं। तो एल एच एस में क्या है, डेल वाई अपॉन स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट माइनस के माइनस टू इंटू स्मॉल वाई है। तो मैंने कहा कि वाई कॉमन लो, वाई कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, माइनस के माइनस टू हो जाएंगे। इसको मैंने एम माना तो एम बराबर एम माइनस टू बराबर जीरो हो जाएंगे, सॉरी एम के माइनस टू बराबर जीरो, तो एम का मान के माइनस टू निकल के आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो सी एफ बराबर में आ जाएंगे, ये प्लस माइनस आई बीटा हो जाएगा, बीटा का मान जीरो, तो ई के पावर के माइनस टू आएंगे, एंड कोई कॉस्टेड सी थ्री, एंड कॉस जीरो लगाए तो जीरो हो जाएगा, देख लीजिएगा। कुछ इस तरीके से बनाते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। एंड नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इससे अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, और कोई डाउट भी होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से मैं बता सकूं। तो फिर मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल यहाँ पे खत्म होते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं करूँगा जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल है वो मेरा बी वी पी प्रोग्राम में लाते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रोग्राम में लाते हैं, जो मैंने इसमें बाउंड्री कंडीशन लिया नहीं, बट मैं आपको बाउंड्री कंडीशन लेकर मैं बताऊँगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, देन उसके बाद हम लोग वेव इक्वेशन चालू कर देंगे। ओके, फिर हीट इक्वेशन है, फिर लैप्लास इक्वेशन, ये सब हम लोग करेंगे। ओके, तो थैंक यू।